क्या आपको पता है कि हम एग्री इनोवेशंस में या एग्री रिसर्च में हमारी जीडीपी का 1% से भी कम कंट्री करते हैं। हमारे रिसर्च सेक्टर में स्पेसिफिकली फॉर द एग्रीकल्चर इससे भी कम हम अपनी जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम इतना ही कम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में लगाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कैसे होगा? ये रिसेंटली पोस्ट किया है आईसीआर के डीजी जो हैं मिस्टर मंगीलाल जट, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, अगर हमें क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर चाहिए, तो हमें हमारे आर&डी सेक्टर पर फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी हम बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्री इनोवेशंस के ऊपर। सो हमें हमारे आर&डी सेक्टर पर फोकस करना ज़रूरी है टू बूस्ट दिस फूड सिक्योरिटी। और सबसे बड़ी उन्होंने बात जो कही है वो कही है कि हमें हमारे लोकल फूड सिस्टम पर रिसर्च करने की, लोकल फूड सिस्टम को सस्टेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो के थ्रू कि कैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा करके और लोकल फूड सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दे करके हम हमारी फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। और यही नहीं, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे करके हम हमारे फार्मर्स की भी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। सो लुक हियर, सबसे पहले बात करते हैं कि लोकल फूड सिस्टम होता क्या है। लोकल फूड सिस्टम मतलब कि जिस जगह पर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसकी प्रोसेसिंग भी वहीं हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं हो और उसका आपका कंजप्शन भी सेम एरिया में हो इन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब प्रोडक्शन से लेकर के आपका कंजप्शन एक सर्कुलर तरीके से सेम ज्योग्राफिकल रीजन में हो, उसे हम कहते हैं लोकल फूड सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, एक फार्मर वहां पर टोमेटो ग्रो करता है, ही इज हैविंग 10 हेक्टेयर लैंड, उसके पास 10 हेक्टेयर लैंड है और वो 10 हेक्टेयर में टोमेटो ग्रो करता है। एंड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, उसके जो फ्रेंड फार्मर्स हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग टोमेटो। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन टोमेटो की प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन किया, फिर उन्होंने उसकी प्रोसेसिंग शुरू की। प्रोसेसिंग कैसे? उन्होंने एक टोमेटो केचप प्लांट लगा लिया, तो वहां से उन्होंने केचप प्रोडक्शन शुरू किया। नाउ जो वो केचप प्रोडक्शन शुरू हुआ, जितने भी फूड रिटेलर्स हैं, जितने भी आपके लाइक फास्ट फूड सप्लाई चेन्स हैं, उन सभी को उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और उसी एरिया के जो आपके कंज्यूमर्स हैं, दे आर कंज्यूमिंग दैट केचप। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय एरिया एज वेल। इन माय एरिया व्हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ फार्मर्स ने मिलकर के फ्लोर मिल लगाई वहाँ पे। अब वो जो आटा चक्की मिल जो वहाँ पे लगाई, दे आर मेकिंग, वो फार्मर से प्रोक्योर कर रहे हैं व्हीट डायरेक्टली एंड वो वहां से फ्लावर बना रहे हैं, आपका आटा बना रहे हैं। आटा बना के पैक करके जो लोकल पीपल है, नाउ फार्मर्स के पास तो अवेलेबिलिटी है बट देर आर अदर माइग्रेंट्स एज वेल, और अदर जो पॉपुलेशन है वो उनको अवेलेबल करा रहे हैं। नाउ अब ये जो वेस्टेज आया वहाँ व्हीट की जो प्रोसेसिंग थी, आटा बनाने से जो वेस्टेज आया, जो रफेज आया, उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं एनिमल फीड में। एनिमल फीड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर, अगर फार्मर है तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के पास आपका क्या है, सभी फार्मर्स के पास लाइव स्टॉक है, एनिमल्स हैं, दे आर सप्लाइंग दैट लाइव स्टॉक मटीरियल टू देम एज वेल। तो ये क्या है, एक आपका लोकल फूड सिस्टम हो गया कि एक ही जगह मैंने चीज को प्रोड्यूस किया, वहीं उसकी मैंने प्रोसेसिंग की और वहीं मैंने उसको सप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और वहीं के कंज्यूमर्स ने उसको कंज्यूम किया। तो ये जो लोकल फूड सिस्टम है ये स्पिलेज को बचाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाता है और ये एक लोकल एरिया में जितने भी फार्मर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सबकी इनकम को इंश्योर करते हैं। लाइक कंज्यूमर है, अगर वो कंज्यूमर बाहर से मंगाई हुई चीज को खरीदता है तो उसको ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, बट एक लोकली अवेलेबल अगर वो चीज परचेज कर रहा है तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, उस रीजन की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, इनकम बूस्ट हो रही है और कंज्यूमर को बहुत कम पैसा देना पड़ रहा है। तो ये ओवरऑल सबको बेनिफिट कर रहा है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोकल फूड सिस्टम है, जैसे ट्राइबल रीजन में जो है आपके जितने भी ट्राइबल एरियाज है वहां पर फॉरेस्ट एक कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट रहता है कि जो भी वहां से प्रोडक्शन हो रहा है फॉरेस्ट से, हम उनको एक आपस में प्रोसेस करें, कंज्यूम करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। रायतू बाजार आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक बेस्ट एग्जांपल है लोकल फूड सिस्टम का, जहां पर वहां के लोग वहां पर फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन दे आर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंज्यूमिंग दैट सेम प्रोडक्ट।
सो ये जो लोकल सिस्टम फूड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे विल एंश्योर अ फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड। आज कल हमारा प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट यू नो कि प्रोसेस्ड फूड के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है हेल्थ में, बिकॉज उसकी फ्रेशनेस जो है ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ विटामिन सी का, अगर विटामिन सी को हम हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस करते हैं तो उसका विटामिन सी बहुत ज़्यादा डीनेचर हो जाता है, लाइक 50% से भी कम उसमें आपका विटामिन सी बचता है। तो जो फ्रेश फूड्स हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसको इंश्योर करके हम हमारे हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं, हमारे फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सपोर्ट करेगा रूरल लाइवलीहुड को, और ये ट्रेडिशनल फार्मिंग को रिवाइव करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि जो मेरा ट्रेडिशनली तरीके से विदाउट एनी केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किए बिना जो मेरा फूड प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उसकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, तो फार्मर जो है उनकी लाइवलीहुड इंप्रूव होगी, नॉट जस्ट फार्मर के साथ साथ आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की भी, रिटेलर की भी, और कंज्यूमर की भी। और एक फार्मर जो है वो फार्मर से प्रोड्यूसर बन सकता है, वो एग्री एंटरप्रेन्योर बन सकता है आपका। सो यहाँ से जो है एक अपलिफ्टमेंट होगा हमारे रूरल सेक्टर का। नाउ अब रिड्यूस फूड माइल्स एंड कार्बन फुटप्रिंट। अब मान लीजिए मैंने फूड को प्रोड्यूस किया, नाउ आई हैव टू एक्सपोर्टेड इनटू अदर स्टेट में, मुझे उसे इंटर स्टेट एक्सपोर्ट करना है या फिर मुझे बाहर भेजना है। सो आई हैव टू सेल इट टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा मंडी में, देन कंप्लीट सप्लाई चेन आ जाती है। एंड यू ऑल नो हमारे यहाँ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है, सप्लाई चेन कितनी वीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना वीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है। बट एक चीज़ जहाँ पर प्रोड्यूस हुई वहीं उसकी प्रोसेसिंग हुई, सो क्या होगा, इससे मेरे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे, और जो मेरा कार्बन फुटप्रिंट है वो भी बहुत कम हो जाएगा, और जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता था मुझे एक जगह से दूसरी जगह सेल करने में, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। नाउ एंड द लास्ट, इट विल प्रमोट योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, ये आपका बूस्ट करेगा और एग्री बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा। जो हमारा एक एग्री इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, दिस विल प्रिजर्व दैट एग्री इकोसिस्टम। नाउ अब ये तो आपने समझा कि लोकल फूड सिस्टम होता क्या है। अब एक बार मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर रिसर्च की, कि हम जो है कितना कॉन्ट्री कर रहे हैं हमारी एग्री रिसर्च में। तो हम करंटली हमारी जीडीपी का 0.3 से 0.5% हमारी एग्री रिसर्च के अंदर दे रहे हैं, विच इज़ वेरी लो देन द ग्लोबल एवरेज, जो ग्लोबल एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि है आपका 1 से 2%। और ये यूएसए के कंपैरिजन में, चाइना, ब्राज़ील, आपका इजराइल, इन सब के कंपैरिजन में हम बहुत कम कॉन्ट्री कर रहे हैं हमारी एग्री रिसर्च में, जबकि हम एक एग्री कृषि प्रधान देश हैं, वहाँ पर हम बहुत कम हमारी रिसर्च में कॉन्ट्री कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर मंगीलाल जट हैं, आईसीआर के जो न्यू डीजी हैं, अभी कुछ महीने पहले ही वो नए डीजी बने थे, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हमें चाहिए, तो हमें अप्रोक्सीमेटली, मतलब कम, अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट वी हैव टू स्पेंड 1% ऑफ आवर जीडीपी, हमें कम से कम 1% तो स्पेंड करना ही पड़ेगा हमारी जीडीपी का एग्रीकल्चर रिसर्च में, जिससे हम हमारे लोकल फूड सिस्टम्स को रिवाइव कर सके, जिससे हम क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर हम फॉलो कर सके, हम उनके ऊपर ध्यान दे सके, ताकि हमारे फार्मर की इनकम भी बूस्ट हो। सो हमारा जो फोकस एरिया, रिसर्च सेक्टर को हमें बूस्ट करना है, और हमारा फोकस एरिया कहाँ होना चाहिए, दैट इज़ ऑन क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप। जो हमारी लोकल वेराइटीज़ हैं, हमें उन्हें ड्रॉट टॉलरेंट बनाना होगा, फ्लड टॉलरेंट बनाना होगा, सॉल्ट टॉलरेंट बनाना होगा, टेम्परेचर टॉलरेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मेरी जो लोकली अवेलेबल जो क्रॉप्स थी वो आज ख़त्म होती जा रही है, उन पर टेम्परेचर का, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो आई हैव टू फोकस ऑन दिस क्लाइमेट रेजिलिएंट। नेक्स्ट, जो मेरा रिसर्च है उसका मुझे ध्यान देना पड़ेगा एआई पे, जो बिग डाटा कलेक्शंस पे, कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप कितनी ज़्यादा ग्रो की जा रही है, किस क्रॉप में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। मुझे जीआईएस पे ध्यान देना पड़ेगा, एआई एनेबल्ड टेक्नोलॉजी पे, और आईसीटी इन फार्मिंग, इन सब पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही मैं मेरी फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट को इंश्योर कर सकती हूँ। दूसरा, मुझे सीड सिक्योरिटी एंड जीन बैंक्स और जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। मान लीजिए
कोई लोकल वेराइटी है, उस पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो खत्म होने की कगार पे, बट दैट क्रॉप इज हैविंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी के जीन्स हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसके जीन्स को स्टोर कर सकूं ताकि इन फ्यूचर मैं कोई नई क्रॉप बना रही हूँ तो आई कैन यूज़ दैट। सीड बैंक्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि सीड जो है हर एक क्रॉप की अवेलेबल हो, चाहे वो आपकी लॉस होने वाली हो या आपकी इन फ्यूचर करंटली ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे सीड बैंक और जीन बैंक बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड स्मॉल फार्मर, बिकॉज हमारा जो एग्रीकल्चर है इट इज़ डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो सबसे ज़्यादा लाइक अराउंड 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इनका मुझे इंक्लूजन करना पड़ेगा, मुझे इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिसी बना रही हूँ सिर्फ लार्ज फार्मर के लिए और वही उसका बेनिफिट ले रहे हैं, नो, मुझे फार्मर्स और वुमेन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इफ आई वांट टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, क्लाइमेट रिजिलियंस और फूड सिक्योरिटी अगर मुझे चाहिए तो। अगर मैं एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम को कनेक्ट करूं लोकल फूड सिस्टम से तो ये कैसे बेनिफिट करेगा? सबसे पहले लोकली अवेलेबल वैरायटी है, मान लीजिए किसी जगह पर ड्रॉट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो जो वहाँ की वैराइटीज़ हैं दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अगेंस्ट ड्रॉट, वो खड़ी नहीं रह पा रही हैं, खराब हो जा रही हैं, तो मुझे ऐसी वेराइटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। जैसे एरिड सेमी एरिड रीजन में ड्रॉट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मुझे ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी बनानी पड़ेंगी। आपके फ्लड जोन्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, वह नॉर्थ ईस्ट हो गया, हर साल बारिश के टाइम में फ्लड होती है एंड कंप्लीटली डिवास्टेशन हो जाता है एग्रीकल्चर का, तो वहाँ के लिए मुझे ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, सॉरी फ्लड टॉलरेंट वेराइटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे मिलेट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस क्रॉप। जो मेरी ट्रेडिशनल और इंडिजिनस क्रॉप थी आज वो हाइब्रिड क्रॉप के चलते ख़त्म होती जा रही हैं, बट दीज इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल क्रॉप आर वेरी रेजिस्टेंट, इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट जीन है, जैसे आपका फ्लड रेजिस्टेंट जीन हो गया, ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन हो गया, सॉल्ट टॉलरेंट रेजिस्टेंट जीन हो गया, तो ये सब क्या है, इनके जो जीन्स हैं इनको यूज़ करके मैं आज के टाइम में एक अच्छी वैरायटी डेवलप कर सकती हूँ जो मेरी लैंड रेसेस या इंडिजिनस वेराइटीज़ जो थी उनकी क्वालिटीज़ को और एनहेंस करके। तो मुझे इन इंडिजिनस वेराइटीज़ के डॉक्यूमेंटेशन पे, रिसर्च पे और इनकी इम्प्रूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कोई राइस की वेराइटी है, वो इंडिजिनस है, ड्रॉट टॉलरेंट है, बट प्रोडक्शन काफ़ी कम है, तो उसमें सीड इम्प्रूवमेंट करके मैं ड्रॉट टॉलरेंट के साथ साथ उसके प्रोडक्शन को भी एनहेंस कर सकती हूँ, तो मुझे ये ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, लोकल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज। लाइक फार्मर है, फार्मर के घर में 2 गाय भैंसे हैं, तो वहाँ से कंपोस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्योर प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ उनके यूरिन को यूज़ करके हम आपका जो स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, हम बायो फर्टिलाइजर्स वहाँ से बना सकते हैं। आपके जितने भी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं लाइक जीवामृत, जीवामृत क्या है आपका एक माइक्रोबियल कंस्टोरियम होता है जिसको काउ यूरिन से बनाया जाता है, ठीक है। तो हम ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है, मुझे एनहेंस करना पड़ेगा कि इनकी क्वालिटी को कैसे एनहेंस करके मैं मेरी फील्ड के अंदर यूज कर सकूं ताकि मुझे एक अच्छा प्रोडक्शन मिले बिना केमिकल का यूज किए हुए। तो ये लोकल रिसोर्सेज की एफिशिएंसी मुझे यूज करनी पड़ेगी, फार्मर्स को अवेयर करना पड़ेगा। सेकंड, अब मैं अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को एंगेज करूं लोकल फूड सिस्टम में, तो यहाँ से मुझे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मेरे जो है बहुत कम हो सकते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे तो ऑब्वियस है मेरे फार्मर की इनकम ज़्यादा होगी, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, तो जिससे भी मेरी फार्मर की इनकम ज़्यादा होगी। लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर से हम प्रोसेसिंग पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज और वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, लैब टू लैंड प्रोग्राम, कि अगर आपने लैब में कुछ बनाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो आपने सेक्टर में डेवलप किया, आपने रिसर्च पे फोकस किया, आपने कोई नई वैरायटी, बट वो फार्मर तक एट द लैंड पहुंच ही नहीं पाई, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मुझे मेरे फार्मर्स को लोकली अवेयर करना पड़ेगा, उनको मुझे चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जैसे आपके बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं लाइक मेरा गांव मेरा गौरव, रायतू मुंगली, तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये तेलंगाना की स्कीम है जिसके थ्रू रिसर्च को लैंड तक पहुंचाया जा रहा है, साइंटिस्ट को कनेक्ट किया जा रहा है फार्मर्स के साथ, जहां साइंटिस्ट फार्मर की हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, उन्हें नई नई प्रैक्टिसेस सिखा रहे हैं कि कैसे वो अपना प्रोडक्शन एनहेंस कर सकते हैं, कैसे वो अपनी क्रॉप में लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत एंगेजिंग है, मेरे फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजीज
मिलेंगी, उनके अंदर नए स्किल्स आएंगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा. सो दिस इज हाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर हेल्प इन बूस्टिंग योर लोकल फूड सिस्टम. अब हम रिसर्च के साथ फार्मर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई इसका प्लान है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसमें? यस, डेफिनेटली द गवर्नमेंट इज डूइंग. तो अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान. ये एक ऐसा मिशन था जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट को और इवन द हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन्होंने विजिट की डिफरेंट फील्ड को, और इनका यहाँ एम था कि हम रिसर्च सेक्टर को फार्मर से कैसे कनेक्ट करें, जो रिसर्च, जो साइंटिस्ट और फार्मर के बीच जो गैप है हम उसको कैसे ब्रिज करें. तो इस एम के चलते हुए, इस एम को कंप्लीट करने के लिए रिसेंटली एक यात्रा निकाली गई थी जो पूरे भारत में की गई. हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट थे. उन्होंने विलेजेस में जाकर के फार्मर के ग्रुप से कनेक्ट किया. दिन में एक एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फार्मर को कनेक्ट किया. दिन में 3-3 बार उनसे मीटिंग की, लेक्चर्स दिए, उनको चीज़ों को समझाया, एग्जीक्यूट की चीज़ें. तो ये था हमारा साइंटिस्ट को फार्मर से कनेक्ट करने का प्रोग्राम, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने हमारे फार्मर्स को सिखाया कि कैसे वो किसी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट दे रही है, कहाँ पे सब्सिडी है, पेस्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं, डिजीज को कैसे कम कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, फार्मर का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट घटेगा और आउटपुट कॉस्ट बढ़ेगा और देयर इनकम विल डबल. तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो ये विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान जो था, इसके अंडर हमारे फार्मर्स, हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने टारगेट रखा था कि दे विल कवर 700 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली 65,000 विलेजेस के अंदर ये विजिट करेंगे, और 1.1 से 1.5 करोड़ फार्मर्स को एंगेज करेंगे साइंटिस्ट के साथ. और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 2100 टीम्स इसके लिए बनाई गई थी साइंटिस्ट की, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 16,000 एग्री साइंटिस्ट थे और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे, जिन्होंने एक एक जगह पर विजिट किया. इन 65,000 विलेजेस के अंदर इन्होंने विजिट किया और फार्मर्स के साथ पर डे 3 बार इंटरेक्शंस उन्होंने किए. एंड टिल नाउ दिस हैज कनेक्टेड, अभी तक इन्होंने डायरेक्टली कनेक्ट किया है 10 से 12 लाख फार्मर को, जहां पर इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई है, न्यू क्लाइमेट रिजिलियंट प्रैक्टिसेस फार्मर को सिखाया है, एआई का कैसे यूज करना है, एंड मेनी मोर थिंग्स वर टॉट टू द फार्मर्स देयर. सो दिस इज वेरी एंगेजिंग प्रोग्राम, और हमें इस तरीके से ये गैप को ब्रिज करने की जरूरत है ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर से हमारे एग्री सेक्टर को बूस्ट कर सके, हमारे फार्मर्स की इनकम को बूस्ट कर सके. बट वट आर द इश्यूज विद दिस? इश्यूज क्या है? सबसे पहले हमारी बहुत पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कम है. एज यू ऑल नो कि हम सिर्फ 0.3% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च सेक्टर में. और अगर इनोवेशंस हो भी रही हैं, स्कीम्स आ भी रही हैं, सब्सिडी मिल भी रही है, तो सारा बेनिफिट मोस्टली लाइक 80% बेनिफिट जो है लार्ज फार्मर को मिल रहा है. स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है लॉस में रहते हैं, उन तक वो रीच ही नहीं कर पाती, बिकॉज सारा बेनिफिट जो क्रीम है दैट इज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द दिस. सो यहाँ पर है. अब यहाँ एक और बात है कि जो रूरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है हमारा, वो ज़्यादा फोकस्ड है राइस, वीट और जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं उनकी तरफ. जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, हमारी मिलेट्स हैं, उनकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान है नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर का. तो हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है. हमें दूसरी डाइवर्स क्रॉप के अंदर जाने की भी ज़रूरत है. लाइक मिलेट्स हो गई, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड हो गई. जैसे हम पल्सेस और ऑयल सीड के प्रोडक्शन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इन सेक्टर्स के अंदर भी हमें प्रोडक्शन घुसने की ज़रूरत है. हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स को वहाँ भी काम करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, ड्रॉट रिजिलियंट एंड फ्लड रिजिलियंट और लो इनपुट क्रॉप्स को मुझे डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्टली जो मेरा प्रोडक्शन आता है वो एरिड, सेमी एरिड रीजन से आता है. वहाँ के जो फार्मर है सोशियो इकोनॉमिकली लेस अपलिफ्टेड है, वो बहुत ज़्यादा इनपुट डाल नहीं सकते अपनी क्रॉप में. तो मुझे वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम हमारे प्रोडक्शन को एनहेंस कर सके बहुत थोड़ा सा इनपुट डाल करके. मुझे ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करना है जो क्रॉप वेराइटीज़ बहुत थोड़े इनपुट के साथ ही मुझे बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन दे सके. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. And if you have any views, you can share in the comment section. Thank you so much. और I request again, अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलेगा @agri_UPSC 2026.
तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा, और अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स लेना चाहते हैं तो यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, और कोर्स परचेज करते वक्त माई लाइव कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।